सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। सर क्या हाल है? सर आप मेरे से फ्राइडे को पूछा ही ना करें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मेरे आपकी टाई की तरह के फड़कते और भड़कते हुए जज्बात होते हैं। सर देखिए, टाई तो सर मैं इस वजह से सर फ्राइडे रेड होती है क्योंकि सर हमारा सेट भी जो है ज़रा रेडनेस में चल रहा है सर। और उसके अलावा सर टाइयों का सर नया बैच ऑर्डर हो गया सर, कुछ देर में पहुंच जाएगा और फिर मैं सर घड़ी घड़ी करके लाया करूँगी सर। वो जो ऐसे सर कलर्स हैं कि फिर आपको ना बड़ी क्रिएटिव कमेंट्री करनी पड़ेगी। आपके लिए चैलेंज ला रहा हूँ सर। ये आपके साथ ना इवेंचुअली खवातीन वाला मसला होना है। जिस तरह खवातीन को ये अक्सर कहना पड़ता है ना कि मेरे चेहरे पे देखो आपको ये कहना पड़ेगा कि लुक मी इन दी आई। सर बहुत मसले हैं सर, मैं नहीं चाहता सर। मैं चाहता हूँ सर जो चल रहे हैं ना मसले, मैं उनमें बड़ा खुश हूँ, उनको मैंने अपना लिया क्योंकि सर मैं कहता हूँ वो किसके मसले सर, वो मेरे मसले हैं। तो बहरहाल सर फ्राइडे ज़बरदस्त होता है इस वजह से कि क्योंकि ढेर सारी खबरें इकट्ठी हुई होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो करंट भी आ जाएं, क्योंकि आपको पता है हमारी हुकूमत जो उनका एक स्टाइल है कि वो वीकेंड पे काम करते हैं। उनका दिल होता है कि वीकेंड पे कुछ इस किस्म की चीज़ें दें ताकि लोग जो है वो ज़रा ना एक्टिवेटेड रहें, ज़रा खुश रहें। तो वो भी साथ साथ चल रही है सर। बैकलॉग भी होता है तो सारा कुछ क्लियर करना है सर। आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। सर हमें जाना पड़ेगा हॉकी के ऊपर, हॉकी टीम के पास, हॉकी फेडरेशन के पास। अगर आप इजाज़त दें तो आपको ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में। तो सर ये एशियन चैम्पियनशिप सर हो रहा था जिसके अंदर पाकिस्तान जो था उनका एक साउथ कोरिया से मैच था फॉर थर्ड प्लेस। वो पाकिस्तान जीत गया। टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे कौम को मुबारक हो। और हॉकी सर आपको पता है हम हमेशा से इस शो ने उनकी जो कोशिश और काविश है उसको सराहा है और हम चाहते हैं कि हॉकी जो है वो एक नेशनल स्पोर्ट की हद तक इतनी रिकग्नाइज होना शुरू हो जाए कि लोगों के पास ऑप्शंस हो कि यार क्रिकेट हो रही है तो उनको पता है यार ये 6 प्लेयर है मैंने फॉलो करने, हॉकी हो रही है तो ये 6 प्लेयर है। ये हॉकी वाली चीज़ अभी तो हुई नहीं है क्योंकि क्रिकेट का जो हमें हैंगओवर है वो चल रहा है अभी। अलबत्ता सर बॉयज़ प्लेड वेल, बड़ा अच्छा रहा। और इस सारे के अंदर सर मुझे तो कोई नेगेटिविटी मिली नहीं, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, एक नज़र आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप कोई ना कोई बात ज़रूर लाएं सर। सर वो एक तो पहले कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि जो PHA के जो सरबराह हैं वो काफ़ी सैर और तफरीह करते रहे हैं हॉकी को लेकर, और शायद उनका ख़र्चा हॉकी फेडरेशन ही उठा रही थी। जबकि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जब ये गए हैं टूर्नामेंट खेलने तो ये लोन्ड टिकट्स पे गए हैं। अब ये कंट्रोवर्सी जो है इस पे थोड़ी सी डिग करने की ज़रूरत है। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़ा मसला हो गया है वो ये है कि ये इनको ब्रॉन्ज़ जीतने के बाद हॉकी फेडरेशन ने अनाउंस किया है इनाम $100 पर प्लेयर। अब मेरे इसमें जो है ना कंसर्न वो सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर तो अभी खिलाड़ी वहीं थे और ये अनाउंस हो गया तो फिर तो ठीक है। अगर ये वापस आए हैं और अनाउंस हुआ है तो फिर ज्यादती है। उसकी वजह ये कि सर अगर वहाँ हैं तो $100 अगर अनाउंस हो गया था तो वहाँ से वो ड्यूटी फ्री से कुछ लेते आएंगे अपने लिए। अब अगर यहाँ सर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ आके हुआ है तो फिर तो सर वो भी नहीं आ सकता ना। मतलब सर ये भी ठीक नहीं था सर कि कुछ अनाउंस करते ही ना। तो ये भी ज़बरदस्त पॉलिसी थी कि ये हमने आदत ही नहीं डालनी आपको इनाम की, आप फर्स्ट जब आएंगे तब हम इनाम का सोचेंगे। तो सर $100 रफली क्या हो गया, 27-28 हज़ार रुपये हो गया सर। जी सर। तो 27-28 हज़ार रुपये फ़ी बंदा आप लगा लें। 11-12 की स्क्वाड होती है, 4-5 रिजर्व होंगे। इंतज़ामिया का नहीं पता उनको $100 मिले हैं कितने मिले हैं। बट सर ये कोई इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है जो स्टैंडर्ड सेट किया है। असल में मसला सर असल ये हो गया कि अरशद नदीम के बाद ना स्टैंडर्ड बड़ा ऊपर का सेट हो गया, लेकिन वो ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आए हैं, वो इंडिया से जीत कर आए हैं, वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट इंडिविजुअल कैटेगरी के फर्स्ट पाकिस्तानी है। तो उनका इनाम और इनका इनाम डिफरेंट है। तो इसलिए तो सर ये एक स्टोरी आज हम कर रहे हैं और आप यकीन करेंगे कि ओवर द वीकेंड या इन द पास्ट फ्यू वीक्स डेज जो है किसी ने स्टोरी कवर नहीं की होगी। और हम तनकीद भी कर रहे हैं कि आपने अगर हौसला अफजाई करनी है उनकी 300 कर देते 400 कर देते। फर्स्ट का क्या होना था सर, 500 होना था। बुनियादी मसला यही है कि अगर हॉकी टीम हमारी एक्चुअली ओलंपिक गोल्ड ले भी आए ना तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि शायद पहले ले चुके हैं। क्योंकि अरशद नदीम बहुत हमारे लिए एक नोवल, पहली दफ़ा एक चीज़ ऐसी हुई, हर चीज़ फर्स्ट थी उसमें। बिल्कुल।
लेकिन बहरहाल ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी हौसला अफजाई बेशक ना किया करें। और बहरहाल अब इस वक्त दो चीज़ें हैं सोचने वाली। एक तो ये है कि क्या खिलाड़ियों को हॉकी खेलना छोड़ देनी चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसे नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि पूरी दुनिया में ना हॉकी अब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली स्पोर्ट नहीं है। मतलब मेरा ये ख्याल है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इस वक्त अगर आपका कोई खिलाड़ी जर्मनी में या नीदरलैंड में लीग भी खेले, ठीक है, और बड़े अच्छे लेवल की लीग भी खेले, तो वो मेरे ख्याल में 4-5 लाख यूरो से ज़्यादा साल का नहीं कमाएगा। अच्छा, अगेन 4-5 लाख यूरो बड़ी रकम होती है एक आम आदमी के लिए, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स कंपेयर करेंगे क्रिकेटर्स के या फुटबॉलर्स के, तो वो तो कुछ और अमाउंट होती है ना। सो उस लिहाज से हॉकी कोई बहुत ज़्यादा शायद वेल पेइंग स्पोर्ट नहीं है। लेकिन 2-3 बहरहाल पहलू हैं। एक तो ये है कि चले, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जितना तो नहीं कमाती, इंडियन क्रिकेट टीम की जितना तो नहीं कमाती, लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत है। तो अगेन कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान में हॉकी खेलनी है ताकि आपको इवेंचुअली लीग बुला ले कोई। नंबर एक चीज़, हमारे जो बाय द वे शहबाज सीनियर साहब हैं, लीग खेल भी चुके हैं और लीग की कोचिंग भी कर चुके हैं। अच्छा, इसी तरह अभी आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी बनी थी, अब वो जो भी मामला है कि उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था नहीं किया था, हमारे 3 लड़के अभी भी लीग खेल रहे थे पोलैंड में, स्लिप हो गए थे। हाँ, वो हुए नहीं हुए मुबैना तौर पे। सो बुनियादी बात यही है कि ये जो है ना, मतलब अब आगे जिस तरह के हालात हैं, मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो मेरे ख्याल में आज जो बच्चा स्कूल में है, वो जब तक उसने डॉक्टर बनने की उसकी उम्र होगी तो करोड़ रुपया तो साल की फ़ीस होगी ना MBBS की। तो कितने लोग हैं जो अफोर्ड करेंगे? मतलब ये ऑलरेडी जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं वो तो इतनी ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो और 10 सालों बाद सरकारी भी इतनी लेंगे, क्योंकि पता नहीं करोड़ की क्या औकात रह गई होगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये, अभी स्पोर्ट्स जो होती है ना, हॉकी का लड़का जो है वो बगैर पैसे खर्चे भी जा सकता है, पूरी दुनिया खेल सकता है अगर वो अच्छा हो। अगेन मसला तो है कि हमने यहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, ग्राउंड नहीं दिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हम कहते हैं कि उम्मीद दिलाते रहते हैं कि अच्छा खेलना ना छोड़ें, खेलते रहें सर। लेकिन जाहिर है दुनिया के अंदर सर अब स्पोर्ट्समैन जो हैं वो किसी भी स्पोर्ट के हों, अब जेवलिन ही उठा लें आप, मतलब क्या रॉन्ग एग्जांपल है, एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर करने वाली बात है, बट जेवलिन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है और यहाँ पे कोई इस किस्म की मानी नहीं जाती थी जेवलिन को बड़ी चीज़ है, अब बन गई, क्योंकि उसके अंदर एक आपने स्टार पैदा कर दिया जो दुनिया के अंदर ही इज़ द बेस्ट फॉर नाउ। अब हॉकी के अंदर सर तो हम बेस्ट रह भी चुके हैं, हॉकी के अंदर आपके मुल्क जो है उन्होंने बड़ी देर स्पोर्ट भी किया, उसके बाद एक कुछ चीज़ हुई सर कि क्रिकेट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू होगी और हॉकी जो है उसके अंदर कोई एफर्ट नहीं हुई तो वो कम होगी। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हम बड़ी देर से इस पूरे साल का अगर आप मुआयना करें, हम अच्छा खेलें, मतलब आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग हमारी 16th है, इंडिया की 5th है, इंडिया से हमको इतना बुरा हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी इस दफ़ा, वो हार गए थे हम मैच, लेकिन हम इतना को बुरा नहीं हारे थे, ये बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके अलावा इंडिया से सिर्फ क्यों कंपेयर करना है, बेस्ट जो टीम्स हैं उनके साथ भी कंपेयर करें, तो 16th की रैंक टीम जो है वो 3rd अगर आ रही है तो दैट मीन्स समथिंग इज़ देयर, कोई बात है वहाँ पे जो इसको आपको ना मज़ीद खुर्च के, मतलब उसके अंदर से कुछ चीज़ निकालनी है बाहर। एक सर इसका आप ना लेसन ले सकते हैं इंडिया से। सो इंडिया का और हमारा जवाल इकट्ठा हुआ था हॉकी में, और वो बुनियादी तौर पे हुआ था रूल्स रेगुलेशंस चेंज होने के बाद। इंडिया ने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, इंडिया ने अपने मुल्क में लीग लॉन्च कर दी, वहाँ पर अब लड़के लीग खेलते हैं, उनके बॉलीवुड के स्टार्स उधर आते हैं, वो टीम्स ओन करते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने क्योंकि लोकल सर्किट में पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया है, बच्चों ने ज़्यादा हॉकी खेलनी शुरू कर दिया है, वो ज़्यादा टैलेंट आना शुरू हो गया, उनकी टीम ऊपर चली गई। सर मुझे तो ये पता भी नहीं कि इस वक्त लोकल सर्किट हमारा है या नहीं, इस टीम के बारे में बात कर लें तो आई थिंक टूर्नामेंट से 1-2 दिन पहले पूरा कोचिंग स्टाफ ही चेंज हो गया था इस टूर्नामेंट से पहले। दूसरा सर डोमेस्टिक सर्किट नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में क्रिकेट में का तो एक डोमेस्टिक सर्किट है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर कुछ आपने डालना है, कुछ निकालना है, लड़के लेकर आने हैं, कुछ ना कुछ करना है। हॉकी का मेरे ख्याल में इतना कोई वाइब्रेंट किस्म का डोमेस्टिक सर्किट फ़िलहाल नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि आप उसको ज़ीरो से बना सकते हैं। आप उसकी जो सेटअप है, आप हॉकी फेडरेशन जो है उसको ओनरशिप लेके, हुकूमत उसको फंड करके उसके अंदर से आप ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, आप उसके अंदर यंग प्रोग्राम्स ला सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो सर अपॉर्चुनिटी तो ये चीज़ मांगती है ना, एफर्ट मांगती है कि आप अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके साथ एफर्ट लगा देंगे तो आपको कोई ना कोई आज नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म सोचें। हॉकी हमने कोई 1-2 टूर्नामेंट खेलने के बाद बंद तो नहीं कर देनी ना मुल्क में, लॉन्ग टर्म सोचें, नंबर 1। दूसरा सर आप ये देख लें कि ये तो $100 मिल गए, आप ही बताते हैं
कि जब इनकी ट्रेनिंग होती है या कोई डोमेस्टिक लेवल पे होती है, इनको क्या मिलता है सर? 3 तौलिए आज से कुछ साल पहले तक, मतलब अभी तो नहीं मुझे पता कि इनका क्या होता है, आज से कुछ साल पहले तो इनको 40 रुपए और 4 तौलिए मिलते होते थे चारों को, जून जुलाई में वो भी। तो सर, और वो तौलिए यकीनन सर फ्रेशली लॉन्डर्ड नहीं होते होंगे, बस वो तौलिए चल रहे हैं वही वाले। तो हमारे सर ये मसले मसाइल हैं। बाकी अगेन हमें इसके अंदर पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक फेडरेशन जो है उनके पीछे वो एफर्ट कर रही है, उनको जैसे भी भेजा भेज पाए। अगर तो अब तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं है ना इस चीज़ पे, तो फिर मैं बोर्ड को भी इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। आया ये काम बोर्ड का ही है कि वो गवर्नमेंट से लिएज करें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी है, और अपने लिए फंडिंग डिमांड करें। सर लेकिन मुझे आप ये भी तो बताएं ना कि पिछले 6 महीनों में 2 मेडल लेके आए हैं, तो कॉर्पोरेट क्यों नहीं स्पॉन्सर करता? सर कॉर्पोरेट के पास विड्थ ही नहीं है सर। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सर आपका इस वक्त उनके, सर मैं आपको देखिए हमेशा एक बात करता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा मार्केटिंग बैकग्राउंड है। मुल्की हालात, मईशी सूरत हाल जो है, कॉर्पोरेट्स के लिए सबसे पहली और ईजीएस्ट थिंग टू कट जो होती है ना, वो मार्केटिंग बजट होता है। वो कहते हैं यार मार्केटिंग बजट बंद करो, जो हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं ना, जिनमें हमने हमने गोल्स सेट किए थे, अचीव कर लिए, उन पे वर्क करो। मार्केटिंग तो आप तब करते हैं ना जब आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता हो, या हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर दिया आपने, वो कहते हैं अभी फ़िलहाल मार्केटिंग छोड़ दो। और बाकी सर जब मार्केटिंग एफर्ट्स ये हों कि आपने पंजाब का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लहराना है अपनी ब्रांच के सामने या अपने हेड ऑफिस के सामने, तो वो मार्केटिंग एफर्ट में आपका साल का बजट एग्जॉस्ट हो गया। बाकी आपने स्पोर्ट्स के ऊपर क्यों तवज्जो देते हैं सर? को वापसी कोई नहीं है ना, ये संक कॉस्ट है आपकी। सिर्फ ये है सर कि आपकी हॉकी टीम जब कुछ जीतेगी तो आपका लोगो लगा होगा, उससे कोई पैसे तो नहीं मिल रहे ना सर उनको, तो ये मसला। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जाहिर है अगर हॉकी टीम आपकी जगह जगह खेलने जाएगी और वो एम्बेलम आपका एक ब्रांड का कैरी करेगी, तो मतलब एक पब्लिसिटी तो है। और फिर वही बात है, अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टूर्नामेंट्स नहीं होते जहाँ पे प्रोडक्ट्स उनको बेचने की ज़रूरत है, तो वो करते नहीं हैं। मुल्क से बाहर हमारे ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है जापान में एडवर्टाइजिंग करने का, हमारा तो ब्रांड ही वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मईशत वाली ज़रूरत इस अमर की है कि हम बड़े ब्रांड्स पैदा करें, हमारे ब्रांड्स हों जो मल्टी नेशनल हों। हाँ जी, तो ये इस काम की ज़रूरत है। सर बाकी लास्टली सर ख़त्म करते करते जो इनके इस वक्त कोच आए हैं ताहिर ज़मान साहब, वो जो हैं बेसिकली इंटरनेशनली क्वालिफाइड कोच है, उनको अभी उन्होंने इंस्टॉल किया है। अब खुदा का वास्ते उनको 2-3 साल रहने दें इस टीम के साथ, उनको खेलने दें, उनको टीम क्रिएट करने दें। अगर अगेन सर जिस बंदे के साथ इंटरनेशनली अटैच हो जाए ना, वो बंदा ठीक है। वैसे भी सर ये मेरे जो ज़िंदगी के सेकंड मोस्ट फेवरेट हॉकी प्लेयर है। मतलब सारी ज़िंदगी हमने यही देखा था कि शहबाज सीनियर जो है वो डॉज करते करते डी में जाके हिट मारेगा, और एक स्लाइडिंग ताहिर ज़मान ना घसीटियां मारता आ रहा होगा डिफ्लेक्शन से गोल। बिल्कुल सर, वो इजिप्ट के भी कोच रही है, तो मतलब देयर आर गुड थिंग्स टू कम। थोड़ा हौसला रखें और फेडरेशन जो है वो भी ज़रा मजीद सपोर्ट करें, अच्छा होगा। सर आगे चलते हैं। सर एक और खबर हमारे पास है सर। दुनिया भर में एक नई डिबेट, एक नया इशू जो छिड़ा हुआ है, वो ये है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर कितनी स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंटेंट जा रहा है अंदर, उससे क्या असरात हैं उसके, और इसी को हम आज टैकल करने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम ने आज से कुछ दिन पहले ये बताया दुनिया को, हम अब बहुत ही स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट और नई नौयत के पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे लाने लगे हैं। अब इंस्टाग्राम का मतलब है कि ये क्योंकि मेटा की अम्ब्रेला के नीचे फॉलो करता है, तो जाहिर है फिर फेसबुक और आपका व्हाट्सएप भी इवेंचुअली इसको फॉलो करेंगे। बट इंस्टाग्राम फॉर नाउ, क्योंकि वो कहते हैं बिलो द एज ऑफ 18 हमारी यूज़र बेस काफ़ी वाइड है, तो बिलो द एज ऑफ 18 को हमें जो स्ट्रिक्टर पेरेंटल कंट्रोल्स हैं वो अब देने पड़ेंगे, नाफिज करने पड़ेंगे। चूँकि लोगों को लग रहा है और पेरेंट्स को लग रहा है कि अनफिल्टर्ड जो इतना कॉन्टेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पर, तो दुनिया जहान की हर किस्म की चीज़ है, तो उसको आप जब तक कटेल नहीं करेंगे और जब तक उसके अंदर प्राइवेसी और जो इसके अंदर स्क्रूटनी है वो बढ़ाएंगे नहीं, तब तक बच्चे एक्सपोज होते रहेंगे। तो ये उन्होंने भी सोचा है, समझा है। पेरेंट्स तो बड़ी देर से कह रहे हैं। हाँ जी, पेरेंट्स बड़ी देर से कह रहे हैं, फाइनली इंस्टाग्राम ने ये कर दिया है। अब ये कितना इफेक्टिव होगा ये सोचने की बात है। पहली बात, जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत यंग बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम को पॉपुलर ही यंग बच्चों ने किया है, क्योंकि पहले सारे फेसबुक पर होते थे। बच्चों ने तंग आकर के, हमारे पेरेंट्स इधर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम ढूंढा, वो पॉपुलर हो गया, अब माँ बाप वहाँ चले गए हैं। अब होता क्या है कि आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अक्सर वो होता है ना, खबर आती है, रूमर आती है कि जी वो व्हाट्सएप जो है ना वो सरकार को के साथ शेयर करेंगे आपका डाटा। अच्छा, अब
ना यहाँ पे किसी के पास एटमी राज हैं, ना वो किसी को बेचने जो, लेकिन जैसे ही पता लगता है ना कि सरकार के साथ कुछ शेयर होने लगा है तो सब लोग ना एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू करते हैं, यार कम ऑन टेलीग्राम, ठीक है, मतलब क्या, हालांकि इधर कुछ भी प्राइवेट नहीं हो रहा। बुनियादी बात ये है कि अब जब बच्चों को ये पता है कि पेरेंट्स के पास कंट्रोल है, तो क्या वो इंस्टाग्राम पे रहेंगे या वो अब एक नई इस किस्म की ऐप ढूंढ लेंगे और उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि माँ बाप के साथ हमें शेयर ना करना पड़े चीज़ें। इस वक्त बहुत, एक थोड़े दिन पहले वीडियो वायरल हो गई, वेस्ट की थी, एक बच्ची जो है वो एक वैन वाले के साथ आकर बैठी और उसको पीछे से दो लोगों ने अगवा करने की कोशिश की। जब उसने रेजिस्ट किया तो पीछे वालों ने अपना मास्क उतारा और कहा कि रेजिस्ट ना करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। सो हमने बेसिकली ये सारा कुछ किया इस तरह से कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ आके गाड़ी में बैठ रही हो, और जिस स्ट्रेंजर इसलिए कि तुम्हारी सिर्फ उससे सोशल मीडिया पर बात हुई है, तो अगर कोई इस तरह तुम्हें ले जाए तो हमारे लिए कितना और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। सो इस किस्म के ये सारे मसाइल चल रहे हैं। अगेन ये मसाइल ना नए हैं, आज से पहले मतलब वो जो होता है ना कि अपने बुज़ुर्गों से सीखो, भाई बुज़ुर्गों ने ये मसला कभी फेस ही नहीं किया, उनके दौर में ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। सो हमें ये भी नहीं पता कि इसको टैकल कैसे करना है। वी विल ऑल ट्राई मैनी थिंग्स, विल फेल स्पेक्टेकुलरली ऑन मैनी फ्रंट्स, एंड समहाउ कुछ हम सीखेंगे कि अच्छा ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। सो बिल्कुल ना ये वो ट्रायल एंड एरर वाला मामला है सर, ट्रायल मामला है। और इसकी सर अंदर आप जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम तो चले एक बात हो रही है, आप यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब के अंदर भी जो जब से आपका व्यूइंग टाइम शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा आपको पायदार लगी और बेहतर लगी है, तो आप बेसिकली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट की जो रील्स होती हैं या वो चीज़ें होती हैं जो आप जल्दी जल्दी देखते हैं और उसके अंदर आपको वेरिड कंटेंट आता है, वो बड़ा ख़तरनाक है। कि एक तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ कंटेंट नहीं है, यानी कि आप दुनिया जहान की हर जगह से हर किस्म के कॉन्सेप्ट, कॉन्वर्सेशंस वगैरह अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं, यानी कि आप उससे कुछ फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं। कंटेंट की कंजम्पशन का सर एक मकसद तो ये होता है कि एंटरटेनमेंट हो, कुछ हो, लेकिन एक और बहुत उसका बुनियादी मकसद ये भी होता है कि कुछ सीखें आप उससे, किसी की बात सुन के आप उसको रिले कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, या आपको बहुत इंटरेस्ट हो तो खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सर, ये शॉर्ट फॉर्म से ख़राब होती जा रही हैं। भारत सर, ये हमने इसको और मज़ीद इसके अंदर डिस्कशन है हमारे में जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंस्टाग्राम की नई पॉलिसीज़ जो हैं पेरेंटल कंट्रोल्स के लिए। तो सर इसके अंदर बात जैसे ब्रेक से पहले आप और मैं कर रहे थे कि अब बच्चे जो हैं उनका कंटेंट की जो कंजम्पशन है तो ना सिर्फ बढ़ गई है, बल्कि उस कंटेंट की जो स्ट्रक्चरिंग है वो भी बहुत मुख्तलिफ हो गई है। पुराने ज़माने में जब आप और मैं बचपन हमारा जो था उसके अंदर तो हमारे पे चीज़ें होती नहीं थी। उसमें तो ये होता था जी कि आप जून जुलाई के अंदर पेरेंट्स जो थे एक हद तक रोकते थे कि यार बहुत गर्मी, अभी बाहर ना जाओ। आपको नज़र आता था किसी ने विकेट लग गई है, बल्ला हाथ में और टेपें चाड़ रही हैं बॉल पे, तो हमारी एक्साइटमेंट ये थी। अब आ जाएँ आगे उससे इतने साल, तो उसके अंदर ये है कि जी आप बैठे हुए हैं और आपकी इंडेक्स फिंगर से आईपैड हो गया या जो भी कह लें, टैब हो गई या फ़ोन हो गया, उस पर चल रहे हैं मामला। और दूसरा सर इससे हुआ ये कि बच्चे क्योंकि यंग चिल्ड्रन ख़ास तौर पे इससे काम डाउन हो जाते हैं, रोना शोना शुरू कर देते हैं। और पेरेंट्स जब कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ दिखा दो, या खाना खाना है नहीं खा रहा बच्चा, ये है इश्यूज़ तो ये दिखा दो, तो वो जैसी चीज़ ऑन होती है सर तो बच्चा आपका बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके मनफी असरात भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप, इसका मतलब है आप वो एफ़र्ट भी नहीं कर रहे अब वो जो पहले होती थी कि आप बच्चे का जहन किसी चीज़ पे लगाएं और उसी बहाने या उसको खिला दें या सुला दें या उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दें। अब एनर्जी एग्जॉस्ट ही नहीं हो रही। बात ये है कि आप जब कोई वेस्ट के ममालिक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर रेजिडेंशियल एरिया के पास पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और वो उनको कोई एडमिनिस्टर करने के लिए कोई माँ बाप साथ नहीं है, बस वो खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हमारे दौर में जिस तरह से आपने बात की है कि हम गली में खेलते थे, हम ग्राउंड भी जाके खेलते थे, माँ बाप साथ नहीं जाते थे। अब आप किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में देखें, आपको माँ बाप के बगैर बच्चा नज़र नहीं आएगा। सो हालात क्योंकि बदतदरीज ख़राब होते जा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप कहते हैं, और आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप रोज़ बच्चे को ग्राउंड में लेके जाएं और ग्राउंड से वापस लेके आएँ। सो आपके पास यही एक रास्ता है कि आपने उसको कमरे के अंदर बिठा के तो उसको कंटेंट कंज्यूम करवा लें। वरना आजकल के बच्चों को भी अगर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सर्च तो होती ही होगी ना,
बच्चे का दिल तो करता ही होगा कि वो एक दफ़ा बस बगैर किसी वजह के दौड़ लगा दे, लेकिन वो कहाँ दौड़े। सो ये बहुत एक बड़ा मसला है कि आपको बच्चों को यहाँ तो इस तरह के मौके देने पड़ेंगे, एक सेफ़ स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये माशरे को करनी पड़ेगी, ये हुकूमत को करनी पड़ेगी, ये कोई एक पेरेंट तो नहीं कर सकता। ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपको अगेन, मैं आजकल अपने देखता हूँ ना दोस्तों को, तो वो एक दूसरे को वन अप कैसे कर रहे होते हैं कि भाई मैंने तो स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटा लिमिट किया हुआ अपने बच्चों का, वो दूसरा कहता है कि मैं तो सिर्फ 45 मिनट्स। झूठ बोलते हैं सर यकीनन झूठ बोलते होंगे, क्योंकि अब तो माँ बाप बच्चों को रिश्वत भी ये देते हैं, इंसेंटिव भी ये देते हैं कि अच्छा तुम अगर यूं कर लोगे ना तो तुम 1 घंटा और स्क्रीन यूज़ कर लेना। सो क्या करें? तो हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। मतलब जो आपस की बात है वो ये है कि हालांकि हमने ना स्क्रीन हमने बनाई, ना ऐप्स हमने बनाई, ना सोशल मीडिया हमने बनाया, वो सारा कुछ ये वेस्ट ने बनाया। और बाय द वे उनके लिए ये सबसे कम प्रॉब्लमेटिक है, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उनका यूज़ अभी भी लिमिटेड है और हम तकरीबन 24 घंटे अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और क्योंकि सर वो यूज़ उनका लिमिटेड इस वजह से भी है कि एवेन्यूज़ और हैं, उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें करने को है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे फरमाया कि पब्लिक पार्क्स भी नहीं है, पब्लिक फील्ड्स नहीं है जहाँ पे दीगर स्पोर्ट्स हों, आप नहीं कर सकते। और होम भी तो सर, और पेड हो तो अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे मसले हैं सर, और इनको टैकल करने का देखें, ये पेरेंटल कंट्रोल से बड़ी अच्छी बात है, इनके होने चाहिए, बट फिर इनको ईजी बनाए सर। एज पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल्स को लगाना भी जो है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ बना चुके हैं। आपको ऐप की सेटिंग में जाके फलानी जगह जाके ये करके वो करके करना, भैया एक बटन होना चाहिए, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरा बच्चा 7 साल का है या 11 साल का है, तो ये सारी हम चीज़ें लिख रहे हैं, उसके थोड़ी आप टिंकरिंग कर सकते हैं, बट बेसिकली हमें लगता है ये प्रोटोकॉल्स हैं तो आपका लिमिट हो जाएगा और सिर्फ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, उसको थोड़ा आसान भी बनाएं। तो अभी तो ये चीज़ें मुश्किल हैं, और बहरहाल सर आगे जाके ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली है कि अगर आप बच्चा स्कूल गोइंग हो गया है और आपने उसको बचपन से लेके स्कूल गोइंग तक इस चीज़ से महरूम रखा है कि किसी किस्म की डिजिटल डिवाइस उसके हाथ में ना हो, वो कुछ देखे ना, कंटेंट ही ना कंज्यूम करे, तो वो एक हैंडीकैप्ड पोजीशन में जा रहा है फिर स्कूल, क्योंकि बाकी बच्चे जिन्होंने देखा हुआ है और वो कल्चरली अवेयर है दुनिया में क्या हो रहा है या फुटबॉल में क्या हो रहा है या जो भी उनके इंटरेस्ट है, और उनको उन्होंने मैच किया हुआ अपनी सोशल मीडिया के थ्रू देख देख के, और उस बच्चे को अलिफ बे नहीं पता उन चीज़ों के ऊपर, तो वो सोशली इंटरेक्ट कैसे करेगा फिर? सर वैसे भी ना ये चोर पुलिस चलता आया है हमेशा से और अभी भी वैसे ही चलेगा। देखें अक्सर बच्चे बात कर रहे होते हैं आपस में कि मैंने पकड़ लिया फलाना जो फेक प्रोफाइल एडिट था मेरे पास, वो मेरी अम्मी थी। ठीक है, वो सब माँ बाप ने बच्चों पे नज़र रखने के लिए किसी फेक प्रोफाइल से ऐड किया होता है। अच्छा, इसी तरह अब अगर ये पाबंदी लग गई है, देखिए पाकिस्तान में एक्स बैन है, चला ही लेते हैं ना लोग। अच्छा, अभी ये बच्चों के लिए अगर पेरेंटल कंट्रोल लग गया इंस्टाग्राम पे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस वक्त आप रेडिट पे लिखें हाउ टू बाईपास पेरेंटल कंट्रोल ऑन इंस्टाग्राम, तो 600 का थ्रेड आ जाएगा मैसेजेस का। तो और फिर वही बात है, स्मार्ट नहीं है इसमें जितने बच्चे स्मार्ट हैं, क्योंकि हम बहरहाल VCR जनरेशन है, जी सर, वो पैदा ही इंस्टाग्राम में हुए हैं। तो अगेन ये चोर पुलिस सर, माँ बाप वाला और बच्चों का जो मामला है ना जनरेशनल, ये चोर पुलिस था, ये चोर पुलिस है, ये चोर पुलिस रहेगा, ये चलता रहेगा। और इसके अंदर बस यही है कि आप थोड़ी पेरेंट्स को अगर ज़्यादा वो कॉशियस है इस बारे में, एफर्ट ज़्यादा बढ़ा लें, अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा लें, देखते रहें हर वक्त क्या हो रहा है। मुश्किल है बट करना चाहिए भी। तो फिर वही बात है ना, आप मईशत की बार बार बात करते हैं, मईशत ऐसी नहीं है कि मेरा एक नौकरी पे गुजारा हो सके, मुझे 3 नौकरियां करनी पड़ती हैं, मैं कैसे बच्चे के सर पे बैठूं? ये भी बात है सर। सर मुश्किलात हर जगह हैं। बहरहाल अच्छा है, मतलब एक शुरुआत ही किसी चीज़ की होती है तो आगे जाके बेहतरी की तरफ बात जाती है। और ज़ाहिर है सर, हमारे मुल्क से तो नहीं उन्होंने कहा होगा ना बहुत सारे लोगों को सुन के कि हम पेरेंटल कंट्रोल्स मज़ीद लगाएं, उन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारे ममालिक और ख़ासतौर पर अमरीका से सुन के किया होगा ये, तो यहाँ पर भी ये इशू डेफिनेटली है, नौयत मुख्तलिफ होगी। तो बस आगे चलते हैं सर। बहुत ही ज़बरदस्त खबर एक और आई है जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद अनाउंस की है। वो ये कि सर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपकी जो दीगर अदारे हैं जो किडनी लिवर का मेजरली किडनी और लिवर का जो होता है, उसको करवाने के लिए आपको जो शख्स आप ला रहे हैं वो आपका रिश्तेदार होना चाहिए। जो शख्स दे रहा है आपको, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं बहुत ढेर सारे, बीमार हैं आप, लेकिन उसके हर्डल्स बड़े होते हैं, नादरा इन्वॉल्व है, दीगर इदारे, इतनी मोटी फाइल बन जाती है जब तक आपका ट्रांसप्लांट ओके नहीं होता, कुछ सर्जन आपको हाथ नहीं लगाएगा।
फिर उसी के साथ एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बहुत यहाँ पे चल रही है, जिसको बंद करने की हमेशा से कोशिश एक जारी है और काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया। लेकिन देन अगेन अंडरग्राउंड इंडस्ट्री कभी मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ की बंद नहीं हो सकती। तो जहाँ सर ऑर्गन डोनरशिप जो है इतनी मुश्किल है और लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं और उनको चाहिए, वहाँ पे अगर एक शख्स वॉलंटरली ऑर्गन डोनर बन जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स अगर अपनी ज़िंदगी खो बैठता है और कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी वजह से, तो ऑर्गन्स अगर वायबल हैं और वो ऑर्गन डोनर है तो अमूमन बाकी दुनिया के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो मतलब सारे मतलब हर चीज़ किसी ना किसी को चली जाती है। मिशबासी साहब ने ये फरमाया कि अब से आपका जो ID कार्ड है उसके ऊपर बाकायदा एक एम्बलम लगेगा अगर आप वॉलंटियर करते हैं इस चीज़ में आने के लिए। और सर ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है किसी शख्स की कि वो जीते जी कह देता है कि मेरे जाने के बाद मैं अपने ऑर्गन जो है किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही मेरे ख़ानदान को मसला है। तो ये सर एक चीज़ जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये अच्छी चीज़ है। और जिसके ID कार्ड पे होगी फिर ऑब्वियसली इसके अंदर एक मज़ीद ज़िम्मेदारी ये भी है कि एक तो हुकूमती लेवल पे आपको ऑथराइज़ किया जाता है, फिर जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जहाँ शख्स ऑप्ट कर रहा है और लिस्ट पे है वो, तो उसको फिर वो ऑर्गन जो डोनर अगर क्रिएट होता है और मैच हो जाता है तो फिर उसको सर वो ऑर्गन जो है वो बाकायदा मिल जाने चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें दो बहुत बड़ी हर्डल्स थी। एक तो घर वाले अपने और वो उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद अगर उसकी बॉडी चली जाए पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए और जब वो वापस आए तो कई दफ़ा वो इस ऐसी नहीं होती कि घर वाले उसको देख नहीं पाते, उनको तकलीफ़ होती है। तो अब अगेन उसकी वजह से बड़े हर्डल्स सर ये हर्डल्स हैं बिल्कुल सर। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, इसी बात से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ऑर्गन डोनर्स और ऑर्गन डोनेशन और हुकूमत का जो इसके अंदर मौक़िफ़ है उसको बात करते हैं, आपका पॉइंट आना है जी। तो एक तो फैमिली को तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने जब गुस्ल दिलाना होता है वो नहीं चाहते कि कोई स्कार्स हों, कोई चीज़ रिमूव्ड हो। एक ये हमेशा प्रॉब्लम रही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर कुछ उलमा को भी इससे इख्तलाफ रहा है कि शायद इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगेन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है तो इसका मतलब है कि उनके बोर्ड पर कुछ उलमा भी होंगे और उनकी परमिशन के साथ हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व कर रही है और हम जो है वो बड़ी अच्छी डगर पर चल पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बल्कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शायद इस तरह से भी मिसाल एक कायम कर सकते हैं कि वो अपना एम्बेलम अपने CNIC पर लगवा कर तो एक ऐड बना लें, सोशल मीडिया पर उसको दिखा दें, तो और लोगों को भी तहरीक मिलेगी कि अच्छा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। अगेन जिस तरह से आपने कहा कि मतलब दुनिया में आप इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए जी। और मतलब आप अगर दुनिया से जाने के बाद भी किसी का भला कर सको तो वो तो फिर मतलब ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको लूज़ नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। इस सारी चीज़ को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। यहाँ पे असल में सर जैसे तमाम चीज़ें हमारी जो हैं जो उनकी अगर आप बिल्कुल तय तक जाएँ या आप उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो वहाँ कोई ना कोई करप्ट एंगल निकल आता है। ऑर्गन डोनेशन के अंदर भी बहुत एक करप्ट चीज़ें हो चुकी हैं जिस वजह से इसको हमने बहुत पीछे कर दिया अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि ये लोग करते हैं मुनाफे के लिए, कि मतलब वो किसी गरीब शख्स को कहेंगे अगर आपको ज़रूरत है पैसों की तो आप अपनी किडनी जो है डोनेट कर दें, प्रटेंड करें आप किसी के रिश्तेदार हैं, मैचिंग हो जाएगी, उसके बाद आप ऑर्गन डोनेट करवा लें, हम आपका सारा प्रोसीजर करवा देंगे, एजेंट का कमीशन, उस बंदे को पैसे मिल जाएंगे, एक बंदे को किडनी मिल जाएगी। ये सब कुछ होता रहे जो कि बुनियादी तौर पर इससे अनएथिकल चीज़ हो ही नहीं सकती है किसी की। आप गुर्बत और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसका एक बॉडी पार्ट ही ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है सर एक बॉडी पार्ट जो आपको मिले हुए हैं कुदरती तौर पे, उनमें से एक किसी नाजायज़ वजूहात की वजह से उसको कम करना जो है बंदा रह ही नहीं सकता उसके बाद। आप किसी के जिस्मानी उसकी कीमत कैसे लगा सकते? एग्जैक्टली। तो अनलेस वो खुद वॉलंटरली एक शख्स कर रहा है तो वो बात जो है वो समझ में भी आती है कि उस बंदे ने कहा कि मैं जाते जाते ये काम करके जाऊँ, तो ये अच्छी चीज़ है। बारह सर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टांस लिया, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है और आने वाले दिनों में आगे इसके ऊपर क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, कितने लोग पार्टेक करते हैं, ये डेटा मुझे तो नहीं फ़िलहाल मिला कि कौन है इसके अंदर और कितने लोग आ सकते हैं, जैसे हमें मिलेगा इसको हम फॉलो भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। प्लीज़। एक आखिरी खबर हमारे पास सर ये है कि स्टॉक मार्केट सर पटाखे मार रही है सर, ऊपर जा रही है, बेहतरीन एक नया रिकॉर्ड सर कायम किया। आई थिंक आज की जो मार्केट क्लोज हुई है 770 पॉइंट्स
ऊपर जाके आई थिंक टोटल 82,000 के ऊपर आज 82,000 क्रॉस कर गई, जो एक नया बेंचमार्क है। तो स्टॉक मार्केट रुक नहीं रही सर। उसके अलावा आप ये भी ऐड करते हैं उसके अंदर के शरह सूद जो है वो 17.5% तक ले आए हैं और इन्फ्लेशनरी फिगर्स जो हैं वो भी कम कर रहे हैं। तो जो लोग सारे सर तमाम कहते हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो एक बेहतरी की मिसाल दे रहे हैं, तो वो बात तो अपनी जगह ठीक है सर, लेकिन ये सारा कुछ स्टॉक मार्केट का, ये इन्फ्लेशन का, ये इंटरेस्ट रेट का, ये ग्रास रूट पे ये आपके जो जिस शख्स को भी बिल आने हैं उस तक ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? जी सर, उस तक ट्रांसलेट नहीं हो रहा, उस तक ट्रांसलेट शायद होगा भी नहीं। बेसिकली इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस अंडर वैल्यूड थी, तो वो अब अपनी मार्केट करेक्ट कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट लोगों को समझ में आती है, तो एक सपोज प्लॉट है जिसकी कीमत असल में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन आपने उस पर स्पेकुलेट इतना किया, मैंने आपको बेचा, आपने फिर वापस मुझे बेचा, मैंने फिर आपको बेचा, वो स्पेकुलेट कर करके हमने उसको 2 करोड़ पे पहुंचा दिया। अब लेकिन उसकी कीमत तो 1 करोड़ होनी चाहिए। तो कुछ अरसे बाद जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, जिसमें हम कहते हैं क्रैश हो गई है मार्केट, वो आ जाएगा नीचे करोड़ पे। अच्छा, इसी तरह एक प्लॉट है जिसकी कीमत अब ऊपर चली जानी चाहिए, लेकिन वो फॉर सम रीज़न नहीं गई। मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से वो नहीं गई, लेकिन वो नहीं गई ऊपर, जब अब चली जानी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि एक ना दिन तो मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना है, उस प्लॉट ने ऊपर जाना है। वो जब जाएगा तो क्या होगा, आप कहोगे कि यार ये तो आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट। सो जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, वो अंडर वैल्यूड थी, वो अपनी ठीक जगह पर आ रही है, इसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो प्रॉफिट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तकरीबन $84 मिलियन आपकी स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट हुआ 1 साल के अंदर। यानी कि यहाँ से बाहर रहने वाले भी अब स्टॉक्स ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि ये मार्केट ने ठीक होना है, क्योंकि कुछ मोटे मोटे से इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस, बिकॉज ऑफ जो इम्पोर्ट बैन्स एंड बिकॉज ऑफ सबसे बड़ी बात IMF डील, लोगों को ये लगना शुरू हो गया है और मार्केट को ये लगना शुरू हो गया कि 3 साल तक तो ठीक रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। सो 3 साल अब बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी इसके अंदर। अच्छा, अगेन ये भी ऊपर जा रही है, ये कल को नीचे भी आ सकती है। मेरे कहने पे अगर आपने ये पैसे लगाए और उसके बाद आपने कहा कि मैं तो डूब गया हूँ, तो वो जाहिर है ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बड़े रिग्रेट्स हैं और इसलिए ये बड़ी बात है। उसकी वजह कि कुछ लोग कहते हैं हमें तो रिग्रेट ही कोई नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आज के दिन में रिग्रेट ये है कि एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो मैंने पढ़ ली थी 2002-03 में, लेकिन मैंने उसके बाद भी इन्वेस्ट नहीं करना शुरू किया मार्केट में, हालांकि वो कर देना चाहिए था। इसमें हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा मसला है, उन्होंने हमेशा हमें जो है ना इससे मुतनफ़र किया है। उन्होंने कहा ये सट्टेबाजी है, इसमें पता नहीं लगता, लोग इसमें डूब जाते हैं। इसमें डूबते वो हैं जो इसमें ट्रेडिंग करने जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो अमूमन नहीं डूबते लॉन्ग टर्म। दूसरा ये कि आप पिछले 20 साल के अगर देखें ना प्रॉफिट्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दिए हैं, वो किसी भी कामयाब तरीन हाउसिंग सोसाइटी के कामयाब तरीन प्लॉट से कम 50 गुना ज़्यादा। ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें जाके रातों रात अमीर होने की कोशिश करोगे, पेनी स्टॉक्स उठाओगे, फिर आप डूबोगे भी। लेकिन आप देखें कि मैं बगैर किसी का नाम लिए मैं हर बच्चे को कहूँगा कि आज से अपना अकाउंट बनाओ, पहले डमी अकाउंट बनाओ बेशक, वरना जो भी आप महीने का 100 रुपया बचाते हो, 1000 रुपया बचाते हो, इसकी अच्छी चीज़ ही है। प्लॉट तो आप जब तक लाखों रुपए ना हो ले ही नहीं सकते, ये तो आप 10 रुपये के भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करते हैं एक स्टॉक कितने का है। आप मंथली आज से सेविंग करनी शुरू करो, आपको पता लगेगा 25 साल बाद कि आप कहाँ पहुँच गए हो। ठीक है। बुनियादी बात यह है कि ऐसी कंपनी, ऐसे बैंक्स जो आपके पैदा होने से पहले के हैं, तो अगर उनको अभी तक वो नहीं कुछ हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। आपके खाने पीने की ऐसी कंपनियां जो आपके पैदा होने से पहले की हैं, अगर वो अभी तक सरवाइव कर रही हैं तो शायद अगले 50 साल भी सरवाइव कर जाएंगे। बेसिकली जो कामयाब तरीन
कारोबारी लोग हैं मुल्क में, आप उनके कारोबार में शराकतदारी कर लो। सर बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं, करनी चाहिए। जो सर बुजुर्गान का एक मसला रहा है हमेशा से, वो यही रहा है कि जी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसा करो प्रॉपर्टी ले लो। और प्रॉपर्टी का हमने सर देखा है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इस वक्त मुझे बता दें प्रॉपर्टी क्या क्या करे। अगर आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस मुल्क की रियल एस्टेट फ़र्ज़ करें होती है, तो रियल एस्टेट तो नीचे जा रही है। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जी आप कह रहे हैं मुल्क की मैशत जो है वो बेहतर हो रही है, रिजर्व बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, आपका इंपोर्ट्स जो है वो रेगुलेटेड हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर जा रही है, तो रियल एस्टेट क्यों लो है? अशर सूद भी कम हो रही है तो रियल एस्टेट क्यों लो है? वो लो इस वजह से है क्योंकि जैसे आपने कहा कि अंडर वैल्यूड थी स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड थी आपकी। उसके अंदर मेरे ख्याल में अब वो एक करेक्टिव मेजर पे आ रही है। और दूसरा ऑब्वियसली उसका यही मसला है कि आप डीसी वैल्यू लेके वाइट करा लें पैसे, तो ब्लैक मनी भी बहुत सर्कुलेट कर रहा था प्रॉपर्टी के अंदर। वो एक मतलब एक कॉन्वर्सेशन है, वो रिलेटेड है सर। लेकिन ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, जो सारा बुनियादी मसला है वो ये है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये बेहतरीन है, ये स्लो एंड स्टेडी वाली बात है। लेकिन सर मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपने एक ऐसा तबका जो कि स्टॉक्स का जिनको पता भी नहीं, जो इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते, जो हैंड टू माउथ है और उससे भी नीचे, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। स्टॉक मार्केट तो ये 82 पे चली गई है, ये अल्लाह करे 90 प्लस या 100,000 क्रॉस कर जाए, बड़ी अच्छी बात है, बट तब भी बहुत देर बाद असरात होंगे। देखिए स्टॉक मार्केट तो सर एक कॉर्पोरेट सेक्टर, जो सारी कंपनीज जो है उनको बेसिकली उनकी इमेज क्रिएट करके आपको बता रही है। उनके प्रॉफिट्स आएंगे, उनके डिविडेंड्स आएंगे, वो नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे, नए प्रोडक्ट्स के अंदर लेबर जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इट विल टेक सम टाइम। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी कि कंपनीज़ के लिए शायद ना हो, बल्कि आपके एक ऐसे तबके के लिए हो जिनको हर 20-25 तारीख तक एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि बिजली का बिल कैसे देंगे। बिल्कुल सर, देखें बड़ी सादी सी चीज़ है, वो ये है कि बाहर दुनिया में लोग इंडेक्स खरीद लेते हैं, बजाय कि एक कंपनी का स्टॉक लेने के वो पूरा S&P 500 ले लिया, बेसिकली 500 कंपनियों में आपने थोड़े थोड़े पैसे लग गए खुद ही से। आपने नैस्डैक 100 ले लिया, 100 कंपनियों में थोड़े थोड़े पैसे खुद ही से आपके लग गए। अच्छा, पाकिस्तान में आप इंडेक्स अमूमन नहीं खरीदते, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में 100 इंडेक्स भी है, पाकिस्तान में शरई 30 इंडेक्स भी है, लेकिन पाकिस्तान में 100 कंपनियां ही नहीं है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हो, बाहर तो 500 हैं। सो यहाँ पर रेड टेपिज्म ख़त्म करने की ज़रूरत है, यहाँ पर कारोबार को आसान बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारोबार करें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कारोबार बने, और लोग जितना कारोबार कामयाब होगा उतने मज़ीद लोग हायर होंगे, खपत होगी, उतने सोसाइटी आगे चलेगी। सो बेसिकली ये जो SIFC है ये रेड टेपिज्म को ही ख़त्म करने के लिए बनाया ना। सो रेड टेपिज्म ख़त्म करें ताकि लोगों को प्रॉपर्टी में पैसे डंप करने के बजाय किसी प्रोडक्टिव चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सर, और हम चाहते हैं कि इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो हों, बेहतरी की तरफ जाएँ, पूरे अवाम जो है उनको मुस्तफ़ीद हो इससे, और कोई ना कोई आगे जाके हालात बेहतर हो। बहरहाल आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।